हेलो फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है शावली बहू। क्या कहा माँ? मैं उस कलूटी लड़की से शादी करूंगा। उसे देखकर गांव वाले क्या कहेंगे, मेरे दोस्त क्या कहेंगे। इससे अच्छा तो आप मुझे जहर देकर ही मार देते। विनीत रोने लगता है। बेटा, तुम्हें यह रिश्ता करना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे पिताजी लकीर के फकीर हैं। उन्होंने रामफल को वचन दिया है। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। विनीत की माँ नंदा रोने लगती है। विनीत की शादी उसके बाबूजी दीनदयाल पास ही के गांव के रामफल की बेटी सुनैना से कराए हैं। सुनैना की माँ बचपन में ही गुजर गई थी। सुनैना का रंग सांवला था, लेकिन मन साफ था, और इसके साथ साथ वो हर एक काम में पारंगत थी। पूरे गांव वाले सुनैना की तारीफ करते नहीं थकते थे, लेकिन सुनैना का सांवला रंग उसके लिए सबसे बड़ी मुश्किल थी। किंतु सुनैना ने कभी भी ईश्वर के इस फैसले का विरोध नहीं किया। वो चाहती थी कि हमेशा अपने बाबूजी के साथ रहे और उनकी देखभाल करे। लेकिन एक पिता की चिंता तो तभी शुरू हो जाती है जब उसके घर बेटी पैदा होती है। वह सोचने लग जाता है कि उसकी बेटी का विवाह कैसे होगा, कहाँ होगा। सुनैना के घर रिश्ते तो बहुत आए, लगभग 1.5 दर्जन के करीब। किंतु कुछ लोग सांवले रंग की वजह से चले जाते, तो कुछ लोग सांवले रंग को धन के तराजू में तोल कर लेना चाहते थे। लेकिन दुर्भाग्यवश रामफल लोगों की ये इच्छाएं पूरी करने में असमर्थ था। कैसा है आज का समाज, जो बाहरी सुंदरता को पाना चाहता है, लेकिन आंतरिक सुंदरता से उसे कोई सरोकार नहीं। लड़की पैसे से धनी तो होनी चाहिए, किंतु गुणों से धनी को कोई नहीं चाहता। विनीत के बाबूजी दीनदयाल और सुनैना के बाबूजी रामफल स्कूल में साथ साथ पढ़ते थे। जब दीनदयाल जी को रामफल की परेशानी का आभास हुआ, तो वो अपने दोस्त की चिंता को मिटाने के लिए तुरंत दौड़े आए और अपने बेटे विनीत से बिना पूछे उसका रिश्ता सुनैना से तय कर आए। लेकिन विनीत को ये रिश्ता मंजूर था। वो नहीं चाहता था कि सुनैना की शादी उससे हो, लेकिन बाबूजी के दबाव में आकर विनीत को शादी करनी पड़ी। शादी के बाद सुनैना विनीत के घर आ गई। विनीत ने अपने पिताजी से शादी के लिए ये शर्त रखी थी कि शादी में आप किसी को निमंत्रित नहीं करोगे, बल्कि चुपचाप मंदिर में शादी करवा दोगे। बेटे की इस शर्त के आगे दीनदयाल जी को हारना पड़ा और बिना रिश्तेदारों के शादी हो गई। विनीत की माँ नंदा नाम से तो देवी थी, लेकिन वास्तव में थी कुछ और। नंदा ने जब देखा कि उसके पति दीनदयाल किसी काम से बाहर चले गए हैं और बेटा भी माला फेंक कर बाहर भाग गया है, बहू अकेली दरवाजे पे खड़ी है, तो नंदा तमक कर बोली, अरे डायन, वहाँ खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या ताक रही है? अब मुझे तेरी जैसी कलूटी की आरती करनी पड़ेगी। सुनैना अवोक रह जाती है और सारी बात समझ जाती है कि विनीत माला फेंक कर क्यों चला गया और क्यों सास उसे धुतकार रही है। सुनैना रोने लगती है। तभी नंदा का गुस्सा चौथे आसमान पर चला जाता है और तमक कर कहती है, अरे ओ कुलच्छणी, यहाँ खड़ी होकर क्या अपने बाप को रो रही है, जिसने दहेज में एक थैला तक नहीं दिया और ऊपर से इस अमावस की रात को हमारे गले बांध दिया। नंदा शुबक कर कहती है, माँ जी, मेरे पिताजी को कुछ मत कहिए। वो नंदा बीच में से ही बात काटते हुए बोली, तो अब ये काकड़ी बोलती भी है। सुन कलूटी, तेरी औकात इस घर में नौकर जैसी है, और खबरदार मुझे माँ जी कहा तो। इसी बीच दीनदयाल जी घर आ जाते हैं। नंदा एकदम चुप खड़ी हो जाती है। तब दीनदयाल जी बोलते हैं, अरे बहू, अभी तक दरवाजे पर खड़ी है, और नंदा की ओर देखते हैं। नंदा एकदम बदल जाती है और कहती है, जी मैं भी बहू से कह रही हूँ कि अंदर आ जाओ, पर शायद इसको अंदर की हवा फब नहीं रही थी, इसलिए बेचारी आंगन में खड़ी हो गई। क्यों बहू, मैं सही कह रही हूँ ना? सुनैना हाँ में सिर हिला देती है। नंदा सुनैना को अंदर ले आती है, लेकिन मन ही मन उसे गालियाँ भी दे रही है। दीनदयाल जी भी भोजन करके अपने कमरे में चले जाते हैं। रात के 10:30 बज चुके हैं, लेकिन न तो विनीत का कुछ आता पता है और न ही कोई उसे भोजन के लिए पूछने आया। सुनैना भूखी प्यासी पड़ी रही। जब विभुच्छा असहाय हो गई, तो वो नीचे आ गई और रसोई को ढूंढने लगी। लेकिन जब रसोई के पास आई तो क्या देखा, रसोई का मोटा सा ताला लगा हुआ है। बेचारी अपनी सास को भी कुछ कह नहीं सकती थी, बस भगवान से प्रार्थना कर रही थी। जब वो निराश होकर कमरे की तरफ जाने लगी, तो भगवान की मूर्ति के आगे रखे दीपक को, जो मध्यम लौ में जल रहा था, देखकर रुक गई, क्योंकि
दुखियों का भगवान ही एकमात्र सहारा होता है। दीपक की लौ और उसकी आंखों का ऐसा तारतम्य हुआ कि आंखों से ओझले ओझले आंसू निकलने लगे। हे ईश्वर, मुझे शक्ति प्रदान करें ताकि मैं सबको खुश रख सकूं। बस इससे ज़्यादा कुछ बोल ना पाई, गला भर आया। तभी अचानक देखा भगवान के सामने 5-6 लड्डू चढ़ाए हुए थे। शायद शादी की वजह से सुनैना ने भगवान का प्रसाद समझकर 2 लड्डू उठा लिए और भगवान का शुक्रिया कर अपने कमरे में चली गई। रोते रोते पता नहीं कब आँख लग गई। जब आँख खुली तो सुबह हो चुकी थी। नहा धोकर नीचे आ गई। नीचे विनीत भी बैठा था। दीनदयाल जी ने इशारा किया तो नंदा ना चाहते हुए भी सुनैना के पास आई और कुछ साड़ियाँ और गहने देकर बोली, नाश्ता करने के बाद इनको पहनकर नीचे आ जाना। गांव वाले आज मुंह दिखाई की रस्म पर आ रहे हैं और जरा अच्छे से मेकअप कर लेना। जी माँ जी, कहकर सुनैना सामान ले लेती है। सुनैना अपनी सास नंदा से गहने और कपड़े ले लेती है और कमरे में चली आती है। आज सुनैना थोड़ी खुश है क्योंकि उसे पहली बार जो सजने संवरने का समय मिला था, वरना बेचारी जिंदगी भर ही साधारण वेशभूषा में रहती थी। आंगन में औरतों का आना जाना लग गया था। चहल पहल भी काफी हो रही थी। बस सभी इंतजार कर रहे थे बहू के आने का। आज दीनदयाल जी घर पर ही थे, वरना नंदा कहाँ सुनैना को सजने संवरने देती। दीनदयाल जी ने नंदा की तरफ इशारा किया कि बहू को लेकर आ जाए। नंदा कमरे में चली गई, पर ये क्या, सुनैना को देखकर नंदा के होश उड़ गए। नंदा नीचे से ऊपर तक आवेग से सुनैना को देखे जा रही थी। कुछ क्षण बाद नंदा के मुंह से आवाज निकली, अरे ओ कर्मजली, ये क्या सत्यानाश कर दिया तूने, तुझे ढंग से सजना भी नहीं आता। सुनैना ने कभी मेकअप नहीं किया था। बेचारी को इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं था। टेढ़ी मेढ़ी लिपस्टिक, आंखों में भारी भरकम काजल और साड़ी भी तौलिए की भांति लपेटे खड़ी थी। नंदा भभकी और कहने लगी, अरे नीलजल, तेरी सूरत तो पहले ही कलंक है और दूसरा अगर तू इस रूप में नीचे आई तो तुझे घर से निकालने में मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा और अब की बार विनीत के पापा भी मुझे नहीं रोक सकेंगे। सुनैना को खरी खोटी सुनाकर नंदा नीचे आ गई। नंदा को अकेले आता देख दीनदयाल जी चौंक उठे कि कहीं दोबारा नंदा ने कोई और लीला ना शुरू कर दी हो। नंदा ने हाथ जोड़कर सब औरतों को कहा कि कृपया मेरी बात समझने की चेष्टा करें। आज हमारी बहू की हालत ठीक नहीं है, इसलिए हम मुंह दिखाई की रस्म नहीं कर पाएंगे। औरतों में खुशुर फुसुर चल गई। तब नंदा ने सभी से माफ़ी मांगी और औरतें भी अपने अपने घर जाने के लिए तैयार हो गई। तब दीनदयाल जी बोले, नंदा, सुनैना की तबीयत खराब है। सुबह तो वो चंगी भली लग रही थी, अब अचानक उसे क्या हो गया। नंदा बोली, आप स्वयं जाकर देख सकते हैं उसे क्या हुआ है। तब औरतें कहने लगी कि शादी भी चुपचाप करा दी गई, किसी को नौता छोड़ बताया तक नहीं, और अब बहू की तबीयत खराब है का बहाना बनाकर उसको भी नहीं देखने दिया जा रहा है। नंदा बहन, सब ठीक ठाक तो है ना, या बात कुछ और है जिससे आपको विनीत की शादी इस प्रकार करनी पड़ी। नंदा बोली, कोई बात नहीं है, बस बहू की तबीयत खराब है, शादी की थकान है, शायद हम फिर कभी मुंह दिखाई का आयोजन रख लेंगे। पर कुछ औरतें कहाँ मानने वाली थी, एक से बढ़कर एक बात बनाने लगी। तभी अचानक से औरतों की दीवार पर सितारों की चमचम दिखाई दी। जब सबने ऊपर देखा तो नीले लिबास में सजी सुंदर गहनों से लदी सुनैना दिखाई दी। सुनैना ने नीले रंग का लहंगा पहना था। सभी औरतें और नंदा देखते ही रह गए। तभी सुनैना सीढ़ियों से नीचे आकर बैठ गई। घूंघट किया हुआ था, फिर भी साक्षात देवी लग रही थी। तभी गांव की एक औरत जो बहुओं में कमियां निकालने के लिए मशहूर थी, उठी और सुनैना का घूंघट उठाया तो कहने लगी, अरे नंदा, बहू तो सुंदर है पर रंग थोड़ा काला है, बाल भी सुंदर है पर पूरे काले नहीं है। तभी गांव की दूसरी औरत बोली, अरे बहन, बहू तो ठीक ही है अपने विनीत के हिसाब से, नहीं तो कोई। रुको, नंदा एकदम बीच में बात काट देती है, आप सभी क्या फालतू की बातों में लग गई। देखो ना बहू का रानी हार जो हमारा पुश्तैनी हार है। सभी औरतें हार को देखने लग गई। तब एक औरत बोली, बहू विवाह के लाए हो, सामान कहीं नजर नहीं आता क्या, बहू सामान लाना भूल गई। तभी दीनदयाल जी आ जाते हैं, हमारी बहू ही हमारे लिए सबसे बड़ा दहेज है, हमें फालतू की चीज़ों से क्या प्रयोजन। वैसे भी हमारे घर भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दहेज तो गए गुजरे लोग लेते हैं, जो कुछ कमाते तो है नहीं,
बस दूसरों के धन पर नजर गड़ाए रहते हैं। मोहल्ले की सभी औरतों में चुप्पी छा जाती है। सभी औरतें बहू को मुंह दिखाई देती हैं और रस्म विधि पूर्वक पूर्ण हो जाती है। सभी औरतें अपने अपने घर चली गई। अब नंदा सुनैना को पकड़कर अपने कमरे में ले जाती है और कहती है कि सभी गहने और मुंह दिखाई के रुपए यहाँ रख और अपने कमरे में चलती बन। सुनैना चुपचाप सब कुछ निकाल वहाँ रख देती है। रात के 11:15 बजने को है, लेकिन विनीत अभी तक घर नहीं लौटा। सुनैना बस उसका इंतजार कर रही है। सुनैना को विश्वास है कि विनीत के दिल में या दिल के किसी कोने में उसके लिए जज्बात जरूर जगेंगे, लेकिन विनीत घर आता ही नहीं। सुबह हो चुकी है। सुनैना रात में जागने की वजह से दिन में जग ना पाई। इधर नंदा का गुस्सा 7वें आसमान पर था। डायन अपने बाप का घर समझकर अभी तक सो रही है, लेकिन मैं ये सब नहीं चलने दूंगी। नंदा सुनैना के कमरे में आ गई। भरी पानी की बाल्टी जो सुनैना के ऊपर फेंकी तो सुनैना एकदम से उठी और चिंता से खड़ी देखने लगी। अरे लंका, क्या तेरे घर में 10-10 बजे लोग उठते हैं जो तू अपने बाप को रोकर यहाँ पड़ी है? सुनैना कुछ नहीं बोलती और चुपचाप कमरे से बाहर आ जाती है। उसकी सास बड़बड़ाने लगती है। सुनैना जल्दी से नहा धोकर रसोई घर में दाखिल होती है। तभी दीनदयाल जी घर आ जाते हैं और कहते हैं विनीत और सुनैना को कुलदेवी के दर्शन को ले जाना है। कल चतुर्दशी है, इसलिए मैंने टिकट बुक करवा दिए हैं। विनीत भी घर आ जाता है। वो अपने पिताजी से कहता है कि वह कुलदेवी के दर्शन के लिए जाने को तैयार है। नंदा विस्मय में पड़ जाती है और सुनैना की आंखों में चमक आ जाती है। शायद सुनैना को लगता है कि विनीत और उसके रिश्ते में बदलाव आने लगे हैं, लेकिन सुनैना यह समझ पाने में नाकामयाब थी कि इस अचानक से आए परिवर्तन का क्या कारण हो सकता है। विनीत सुनैना से कहता है कि वह कल के लिए पैकिंग कर ले, क्योंकि उनको कल सुबह ही निकलना होगा। सुनैना कमरे में जाती है और पैकिंग करने में लग जाती है। अगले दिन भोर में ही विनीत और सुनैना जाने को तैयार थे। गाड़ी भी रेलवे स्टेशन तक छोड़ने को आ गई थी। दीनदयाल जी ने सुनैना को आशीर्वाद दिया और विनीत को जाने की आज्ञा दी। विनीत और सुनैना गाड़ी में सवार होकर चल पड़े कुलदेवी के दर्शन के लिए। सुनैना और विनीत कुलदेवी के दर्शन के लिए मंदिर में पहुंच जाते हैं। यह स्थान भीड़ जंगलों से ढका हुआ पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्र था। रास्ते भी सुनसान थे। सुनैना को यहाँ भय सा लगने लगा। तभी विनीत ने कहा कि ये जो सामने की पहाड़ी है, इसको पार करते ही कुलदेवी का पुराना मंदिर है। यह हमारा अपना पुश्तैनी मंदिर है, इसलिए यहाँ कोई खास आता जाता नहीं है। शाम होने वाली थी। रास्ता भी पथरीला था। सुनैना को चिंता होने लगी कि रात कहाँ गुजारेंगे। मन में असमंजस चल रहा था तो हिचकिचाते हुए पूछ बैठी, विनीत जी, यहाँ तो दूर दूर तक कोई इंसान नहीं दिखाई दे रहा, हम रात कहाँ रुक रहेंगे? विनीत ने सुनैना की बात का कोई उत्तर नहीं दिया और चुपचाप आगे हो लिया। सुनैना बुरी तरह थक चुकी थी, लेकिन चाहकर विनीत को आराम के लिए नहीं कह पा रही थी। हमें यह पहाड़ी पार करनी पड़ेगी, विनीत ने सुनैना को कहा। पहाड़ी देखकर ही सुनैना के होश उड़ गए। थक तो वो पहले ही चुकी थी। तभी विनीत बोला, अगर तुम मेरे साथ आना चाहती हो तो आ सकती हो, नहीं तो यहाँ बैठकर मेरी प्रतीक्षा करना, मैं खुद ही दर्शन करके आ जाऊंगा। सुनैना के सामने बड़ी चुनौती थी। अगर वो ऊपर जाना चाहती है तो उसमें इतना असामर्थ्य नहीं बचा था, और अगर नीचे ही बैठकर प्रतीक्षा करती है तो रात होने लगी थी और वो वहाँ अकेली थी। सुनैना को कोई मार्ग नहीं सूझ रहा था। शाम के 7 बज चुके थे। हमें 9 बजे से पहले पहुंचकर पूजा करनी होगी, विनीत ने सहज भाव से कहा। विनीत अब पहाड़ की चोटी की ओर बढ़ने लगा। सुनैना भी जल्दी से उसके पीछे हो ली। अब विनीत ने सुनैना से कहा कि वह कुछ वार्तालाप जारी रखे ताकि रास्ता जल्दी पूरा हो। सुनैना कुछ न कुछ बोलती ही चल रही थी और विनीत केवल हाँ में जवाब दे रहा था। चलते चलते वह पहाड़ की चोटी के पास पहुंच गए, जहाँ पर हल्का सा अंधेरे में सफेद मंदिर दिखाई दे रहा था। सुनैना ने विनीत से पूछा, क्या वही वो मंदिर है? लेकिन विनीत की आवाज़ नहीं आई। उसने देखा कि विनीत वहाँ था ही नहीं। चलते चलते न जाने कब विनीत आंखों से ओझल हो गया, सुनैना को पता न चला। अब तो सुनैना बहुत डर गई। न आगे का रास्ते का पूरा ज्ञान था, न पीछे जा सकती थी, क्योंकि वह पहाड़ी से ग्रामीण बस्तियां बहुत दूर मध्यम लाइटों से दिखाई दे रही थी।
सुनैना ने विनीत को पुकारा, विनीत विनीत कहाँ हो तुम? किंतु कोई उत्तर न मिला। सुनैना बहुत घबरा गई और वहीं पर बैठ गई। रात तो हो ही चुकी थी, अब तो जंगलों में जंगली जानवरों की भी आवाजें आने लगी थी। सुनैना चुपचाप एक पेड़ के नीचे दुबक कर बैठ गई और विनीत को धीरे धीरे आवाज भी दे रही थी। इधर विनीत सुनैना को जंगलों में छोड़कर चुपचाप नीचे की ओर खिसक लिया। अंधेरा ज्यादा था, मोबाइल की फ्लैश चालू कर वह जल्दी जल्दी चल रहा था। तभी विनीत का पैर फिसला और वो धड़ाम से गिरा। उसकी चीख निकल पड़ी। सुनैना को चीख सुनाई पड़ी। वह जल्दी से विनीत को खोजने लग गई। इधर विनीत जोर जोर से कराह रहा था, क्योंकि एक जड़ के सहारे वो पहाड़ी पर लटका हुआ पड़ा था। सुनैना ने आवाज का अनुसरण किया और वहां आ गई। पास के ही विनीत का मोबाइल पड़ा था, जिसकी फ्लैश ऑन थी। उससे कुछ ही दूर विनीत की आवाज सुनाई पड़ रही थी। सुनैना ने फ्लैश से विनीत को ढूंढ लिया। विनीत पेड़ की जड़ पकड़कर मदद मांग रहा था। सुनैना जल्दी से विनीत के पास आई और अपनी चुन्नी को पेड़ से बांधकर विनीत को पकड़ाने लगी। विनीत ने चुन्नी को कसकर पकड़ा और धीरे धीरे ऊपर सरकने लगा। सुनैना ने पेड़ से बांधकर हाथ से चुन्नी पकड़ी थी, इसलिए उसके हाथ दर्द कर रहे थे। विनीत भी बुरी तरह हाफ रहा था। अर्ध घायल सी अवस्था में विनीत ऊपर आ गया। सुनैना ने विनीत का हाथ पकड़ा और उसको चिपट कर रोने लगी। तभी विनीत अचेत सा होकर नीचे गिर पड़ा। उसकी छाती पर घाव था, जिससे रुधिर की बूंदें छनक रही थी। सुनैना ने विनीत को उठाने की कोशिश की। काफी समय बाद विनीत को होश आया तो उसने देखा कि वो सुनैना के आंचल में पड़ा है। ईर्ष्यावश वह उठने की कोशिश करने लगा, किंतु उठ नहीं पाया। सुनैना रोए जा रही थी, लेकिन अंधेरे कच्चे रास्ते से वो विनीत को न नीचे ले जा सकती थी, ना ही ऊपर मंदिर में। रात के 1:45 बज चुके थे। अचानक से मोबाइल में रेंज आ गई। सुनैना ने घर फोन किया, लेकिन किसी ने उठाया नहीं। सुनैना बार बार फोन करती रही, लेकिन फोन नहीं उठा। सुनैना विनीत को संभाल रही थी, तभी फोन की घंटी बजी तो सुनैना ने एकदम से फोन उठा लिया। हेलो बेटा विनीत, क्या बात है? दीनदयाल जी का फोन था। तभी सुनैना बोली, पिताजी मैं सुनैना बात कर रही हूँ। सुनैना ने सारी बातें दीनदयाल को बतलाई। दीनदयाल स्तंभ खड़े थे। तभी वो बोले, बेटा तुम चिंता मत करो, मुझे बस अपना पता बता दो कि तुम कहाँ पर हो। सुनैना ने जो जो रास्ते में देखा वो सब बता दिया और कहा, यहाँ पहाड़ी वाले पुराने घर के पास ही हम हैं। पहाड़ी वाला घर? दीनदयाल जी अवोग थे। तभी दीनदयाल जी ने कुछ नौकर और गांव के साथियों को इकट्ठा किया और उस तरफ चल पड़े। घर में नंदा अकेली सोई हुई थी और उसको किसी भी बात की भनक नहीं थी। दीनदयाल जी को उस जगह पर जाते जाते सुबह के 4 बज गए थे। विनीत के पिताजी काफी मशक्कत के बाद आखिरकार उस स्थान पर पहुंच गए जहां पर विनीत और सुनैना थे। विनीत की ऐसी हालत देखकर दीनदयाल जी की आंखों में आंसू आ गए और वह बोले, ये सब कैसे हुआ? तब सुनैना ने उनको कहा, मंदिर की चढ़ाई करते समय इनका पैर फिसल गया था, इसलिए यह नीचे गिर गए और इनकी छाती में चोट आई। दीनदयाल जी को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि विनीत आखिरकार पुराने खंडहरों में सुनैना को लेकर क्यों आया था। तभी विनीत के पिताजी दीनदयाल ने अन्य गांव वालों की मदद से विनीत को पहाड़ी से नीचे उतारा और उस घातक की ओर गए जहां पर उनकी गाड़ी खड़ी थी। सुनैना तो एकदम रोए जा रही थी। साथ साथ में दीनदयाल जी सुनैना को दिलासा भी दे रहे थे। विनीत की हालत बहुत खराब थी। तब वह गाड़ी के पास पहुंच गए। वहां जाकर दीनदयाल जी ने विनीत को कार की सीट पर लिटाया और गाड़ी को लेकर शहर के अस्पताल की ओर चल गए। विनीत को जब अस्पताल में ले जाया गया तब डॉक्टरों ने उसको जल्दी से इमरजेंसी रूम में रेफर कर दिया। इधर घर पर जब नंदा को यह पता चला कि विनीत को बुरी तरह से चोटें लगी हैं, अब वह जल्दी से अस्पताल की ओर निकल पड़ी। अस्पताल में जाते ही नंदा ने सबसे पहले सुनैना को गुस्से से देखा और उसको गालियां देती हुई इमरजेंसी रूम की ओर जाने लगी। लेकिन डॉक्टरों ने नंदा को इमरजेंसी रूम में जाने से रोक दिया। जब सुनैना नंदा को दिलासा देने के लिए उसके पास आई तब सुनैना गुस्से में भरकर उससे कहा, अरे डायन, इतने में ही तेरा पेट नहीं भरा था जो मेरे बच्चे को इस हालत में ला दिया है? आखिर मेरे बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने ऐसा किया? दीनदयाल जी नंदा को रोकने लगे, लेकिन वह सुनैना को गालियां ही देती जा रही थी।
अरे आज मुझे मत रोको, यह लड़की डायन है, यह मेरे बेटे को मार देगी, उसके बाद हम सबको मार देगी, यह हमारे घर को शमशान बनाने के लिए आई है। सुनैना भी खड़ी रोए जा रही थी। तभी डॉक्टर साहब बाहर निकले और बोले, ऑपरेशन के लिए पेशेंट को खून की ज़रूरत है, आप जितनी जल्दी हो सके खून का प्रबंध करें। दीनदयाल जी ने तुरंत सभी ब्लड बैंक छान मारे, किंतु कहीं पर भी खून नहीं मिला। थक हारे वापस अस्पताल आ गए और बोले, कहीं पर भी खून का इंतजाम नहीं हुआ है। नंदा जोर जोर से रोने लगती है, हे ईश्वर, उस काली डायन ने ये क्या कर दिया। दीनदयाल जी नंदा को समझाने लगे। तभी डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकल कर आया। दीनदयाल जी और नंदा सभी लोग डॉक्टर को देखने लगे जैसे कोई बुरी खबर की आशंका हो। डॉक्टर साहब बोले, कांग्रेचुलेशन, ऑपरेशन सफल हुआ। नंदा एकदम से ऑपरेशन थिएटर में जाने लगी तो डॉक्टर ने रोका, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद पेशेंट को प्राइवेट रूम में भेज दिया जाएगा, अभी उनको आराम की सख्त ज़रूरत है। दीनदयाल जी बोले, किंतु डॉक्टर साहब, बिना खून के ऑपरेशन कैसे हुआ। डॉक्टर बोले, खून तो मिल गया था, लेकिन खून आया कहाँ से, नंदा बोली। तब डॉक्टर ने कहा, मिस्टर विनीत की पत्नी सुनैना का ब्लड उनसे मैच हो गया था, उन्होंने ही ब्लड देकर अपने पति की जान बचाई, वरना आज कुछ भी हो सकता था। नंदा अवोग रह गई एवं दीनदयाल जी के चेहरे पर मुस्कान और आंखों में आंसू भर आए और वो बोले, सुनैना है कहाँ। तभी सुनैना भी वहाँ आ जाती है, कुछ थकी हुई सी लग रही है। दीनदयाल जी सुनैना को गले से लगा लेते हैं। विनीत को भी प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया गया है। घर के सभी लोग विनीत के पास इकट्ठा होते हैं। नंदा विनीत से पूछने लगती है, बेटा ऐसा क्या हुआ था जो तुम्हारी ये हालत है। विनीत सभी के मुंह की ओर देखता है। तभी सुनैना भी वहाँ आ जाती है, लेकिन विनीत सुनैना को घृणित दृष्टि से देखता है। नंदा भी सुनैना की ओर देखकर आग बबूला हो जाती है। विनीत बोल उठता है, माँ, इसी ने मुझे बाहर से धक्का दिया था। सुनैना जड़वत से खड़ी रह जाती है, किंतु नंदा गुस्से में बेकाबू हो गई और सुनैना को मार फटकार कर कमरे से बाहर निकालने लगी। विनीत, तुम झूठ बोल रहे हो, दीनदयाल जी बोले। विनीत अपने पिता की ओर देखने लगता और नंदा भी शांत खड़ी हो जाती है। तभी दीनदयाल जी कहते हैं, बेटा, आज अगर तुम जिंदा हो तो सुनैना की वजह से, इसने 2 बार तुम्हारी जान बचाई है। 2 बार? विनीत असमंजस की स्थिति में बोला, हाँ 2 बार, एक बार पहाड़ी से गिरते हुए तुम्हें बचाया और दूसरी बार जब कहीं भी खून ना मिला तो अपना खून तुम्हें देकर बचाया। दीनदयाल जी की बात सुनकर विनीत अवाक रह जाता है और सुनैना की तरफ देखने लगता है। सुनैना इधर दरवाजे पर खड़ी रो रही थी। नंदा भी असमंजस की स्थिति में थी। तब नर्स रूम में आती है और कहती है, अभी पेशेंट को थोड़ी देर के लिए आराम करने दीजिए, आपको जो भी बातें करनी है बाद में कर लेना। पेशेंट के साथ केवल एक व्यक्ति रुक सकता है, बाकी वेटिंग रूम में जाकर बैठ जाए। दीनदयाल जी नंदा को साथ चलने के लिए कहते हैं, लेकिन नंदा बाहर जाने से इनकार कर देती है। लेकिन दीनदयाल जी के बार बार कहने पर नंदा दीनदयाल जी के साथ बाहर आ जाती है। दीनदयाल जी सुनैना को विनीत को देखभाल करने के लिए कहते हैं। अब रूम में केवल सुनैना और विनीत ही रह जाते हैं। सुनैना अपने आंसुओं को पोंछती हुई विनीत से कहती है, अब आपको कैसा महसूस हो रहा है। लेकिन विनीत उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और चुपचाप दूसरी तरफ मुंह करके लेटा रहता है। सुनैना वहीं पर बैठ जाती है और विनीत सिर पर हाथ फिराने लगती है, जैसे कि वह उसकी मालिश करना चाहती है। लेकिन विनीत अभी कुछ नहीं करता और चुपचाप लेटा रहता है। विनीत की खामोशी सुनैना को असमंजस में डाल रही थी, लेकिन इधर नंदा अभी सुनैना से बहुत खफा थी। वह विनीत की इस हालत की जिम्मेदार सुनैना को ही ठहरा रही थी। तब दीनदयाल जी रिसेप्शन पर जाकर बातचीत करते हैं और तब पता चलता कि अभी पेशेंट को 2 दिन के लिए और एडमिट रखा जाएगा। तब दीनदयाल जी प्राइवेट रूम में जाते हैं जिसमें विनीत पड़ा था और कहते हैं, बेटा, अभी 2 दिन के लिए और डॉक्टर ने रुकने के लिए कहा है, इसलिए तुम्हारे पास सुनैना रहेगी। तब दीनदयाल जी सुनैना को कहते हैं, बेटी सुनैना, मैं और तुम्हारी माँ जी घर जा रही हैं, इसलिए तुम विनीत का ध्यान रखना और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन कर देना। इधर नंदा सुनैना को विनीत के पास देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी, लेकिन दीनदयाल के कहने पर वह भी उनके साथ चली जाती है। सुनैना विनीत की अच्छे से देखभाल करती है। विनीत भी अब सुनैना से थोड़ा बहुत बातचीत करने लगता है। थोड़ी सी बातचीत के बाद वह दोनों
थोड़ा थोड़ा एक दूसरे को जानने लगते हैं। विनीत को भी अब सुनैना से बात करके अच्छा लगने लगा, जैसे उसे लग रहा हो कि उसके दिल का कुछ बोझ कम हो रहा है। सुनैना के लिए यह दिन बहुत ही सुकून भरे थे। पता ही नहीं चला कि कब 2 दिन बीत गए। अब बारी घर जाने की थी। दीनदयाल जी गाड़ी लेकर विनीत को अस्पताल से लेने के लिए आ गए थे। अब विनीत थोड़ा चलने फिरने लग गया था। गाड़ी में बैठकर वह लोग घर आ गए। नंदा ने आते ही अपने बेटे की आरती उतारी और बाती लेकर नजर उतारने लगी और कहने लगी, जिस काली डायन का साया मेरे बेटे पर पड़ा है वह इसी बत्ती की तरह जलकर राख हो जाए। सुनैना नंदा के मनोभाव को भली भांति समझ रही थी, किंतु वह सिर नीचे झुका लेती है। दीनदयाल भी अंदर आ जाते हैं। विनीत को उसके कमरे में आराम करने के लिए भेज दिया जाता है। सुनैना ने भी विनीत के कमरे में जाने लगी थी कि नंदा बीच में रोकती हुई बोली, तू कहाँ जा रही है महारानी? तू विनीत से दूर रहना और अपने कमरे में चली जा। पर माँ जी, सुनैना बोल ही रही थी, तभी नंदा बात काट देती है। मैंने कहा जब तक मैं न कहूँ कमरे से निकल मत जाना, समझी? नंदा के उग्र स्वभाव को सुनैना पहले से ही जानती थी, किंतु क्या कर सकती थी। बेचारी चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। इधर नंदा कुछ पल काटकर विनीत के लिए लेकर उसके कमरे में आती है। विनीत नंदा को देखे बिना लेटे हुए ही कहता है, सुनैना, तुम अब तक कहाँ थी? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। नंदा असमंजस में पड़कर बोली, बेटा सो रहे हो क्या? विनीत एकदम से पलटकर देखता है। सामने सुनैना नहीं बल्कि नंदा खड़ी थी। माँ, आपने क्यों कष्ट किया? सुनैना कहाँ गई? नंदा बोली, बेटा विनीत, तुम सुनैना को कुछ ज्यादा ही तवज्जो दे रहे हो। विनीत चुप रहता और नंदा भी कटे हुए फल विनीत को देकर कमरे से बाहर आ जाती है। विनीत को फल देकर जब नंदा चली जाती है, रात्रि भोज के पश्चात जब सब सोने चले जाते हैं, तब चुपके से सुनैना विनीत के कमरे में आ जाती है। सुनैना देखती है कि विनीत ने खाना खाया ही नहीं और वो सो रहा है। सुनैना विनीत को देखने लगती है। शायद ही इतने करीब से उसने कभी विनीत को देखा था। सुनैना विनीत की ओर आकर्षित होने लगी थी। वह उसकी सूरत को निहार रही थी। तभी विनीत की आंख खुल जाती है। तुम यहाँ इस वक्त? विनीत झुंझलाते हुए बोला। सुनैना का स्वप्न टूट चुका था। वह घबरा कर बोली, वो देखने आई थी कि आपने दवाई ले ली या नहीं। मैंने तो अभी खाना भी नहीं खाया, दवाई कैसे लेता? विनीत बोला। तभी सुनैना खाने की प्लेट उठाती है और कहती है, तो चलो पहले खाना ही खा लो, मुझे भूख नहीं है। विनीत मुंह बनाकर बोला। सुनैना बनावटी गुस्से में बोली, तो साहब ठीक नहीं होना चाहते? चलो खाना खाओ, वरना ठीक कैसे होंगे? आपको हमारी कब से चिंता होने लगी? अगर चिंता होती तो हमसे मिलने क्यों नहीं आए सुबह से? विनीत शिकायत के लहजे से बोला। चलो अब तो आ गई हूँ, सुनैना कहती है। सुनैना अपने हाथों से विनीत को खाना खिलाने लगती है। विनीत चुपचाप बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह खाना खा रहा था। शायद विनीत को भी सुनैना की आदत सी होने लगती है। खाना खत्म हो जाने के बाद विनीत पानी मांगता है। तब सुनैना कहती है, शायद आपको पता नहीं है, खाना खाने के बाद पानी नहीं पीते। विनीत बोला, अब उससे क्या होता है? सुनैना बोली, ये हमारे सेहत के लिए अनुकूल नहीं, आप आधे घंटे बाद पानी पी लीजिए। विनीत बोला, आधे घंटे बाद कौन पानी पिलाने आएगा? सुनैना बोली, मैं हूं ना। विनीत की आंखों में चमक और सुनैना की आंखों में प्रेम के भाव थे। आज भी सुनैना और विनीत ने दिल खोलकर बातें की, लेकिन सुनैना की कब वहीं आंख लग गई पता नहीं चला। रात को देर से सोने के बाद सुनैना की सुबह आंख नहीं खुली। तभी नंदा विनीत के कमरे में आने लगती है। अरे ये क्या, ये कलमुही यहाँ क्या कर रही है? सुनैना का गुस्सा सातवें आसमान पर था। वह चीखती हुई बोली, अरे नीलजल, तो यहाँ क्यों पड़ी है? क्या मेरे बेटे पर कोई काला जादू करने आई थी? सुनैना घबरा कर उठ जाती है। विनीत की भी आँख खुल गई। वह बोला, क्या हुआ माँ, आप सुबह सुबह इतना क्यों चीख रही हैं? नंदा बोली, ये देख बेटा, ये कलमुही यहाँ पड़ी है तुम्हारे बिस्तर के पास। विनीत बोला, तो क्या हुआ माँ, ये मुझे दवाई देने आई थी तो आग लग गई होगी। नंदा बोली, दवाई देने? मतलब ये डायन कल रात से यहाँ पड़ी है? उठ कमीनी, जल्दी तुझे अभी मजा चखाती हूँ। नंदा अब सुनैना को पकड़कर बाहर ले जाने लगी। विनीत बोला, माँ उसे छोड़ दो, तुम उसको क्यों कोस रही हो? नंदा सुनैना को लेकर उसके कमरे में चली गई और बोली, सुन डायन, मेरे बेटे से जितना दूर रहोगी उतना तुम्हारे लिए अच्छा है, नहीं तो तुम मुझे नहीं जानती, ऐसा इल्जाम लगवाऊंगी कि कहीं की नहीं रहेगी।
कहकर दरवाज़ा बंद करके चली जाती है। इधर विनीत भी अपनी माँ के ऐसे बर्ताव से दुखी था और सुनैना कमरे में जड़वत खड़ी थी। विनीत सोचता है उसको माँ से एक बार सुनैना के विषय में बात करनी चाहिए। सुनैना विनीत के कमरे से बाहर निकलकर अपने कमरे में चली जाती है। कुछ समय बाद जब नंदा विनीत के पास जाती तब विनीत अपनी माँ को अपने पास बैठने के लिए कहता है। नंदा विनीत के बदले रवैये से गुस्से में थी। तब विनीत नंदा से कहता है कि मुझे आपसे सुनैना के विषय में बात करनी है। तब नंदा कहती है कि अब तुम ये मत कहना कि तुम सुनैना को पसंद करने लगे हो। तब विनीत के चेहरे पर कुछ मुस्कान आती है। यह मुस्कान कुटिल मुस्कान थी। नंदा भी समझ जाती है कि विनीत की मंशा क्या था। वह विनीत को कहती है, तुम जो कुछ भी करोगे वही सही है। यह सब कहकर नंदा कमरे से चली जाती है। विनीत के मन में ऐसा क्या चल रहा था कि नंदा ने तुरंत भाप लिया। सुनैना इधर अपने कमरे में थी। उसे अपनी सास की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो अपने सुनहरे भविष्य के सपने विनीत के साथ सजो रही थी। शायद उसका अंतर्मन बार बार विनीत के ही ख्वाबों को छाप उसको दिखला रहा था। इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उसके दिल में प्रेम के अंकुर चुपचाप पनप रहे थे। दोपहर के वक्त सुनैना चुपके से विनीत के कमरे में आ जाती है। विनीत उस समय सो रहा था तो सुनैना चुपचाप उसे निहार रही थी। अचानक से विनीत की आंखें खुलती है तो सुनैना का खौफ टूटता है। अरे तुम कब आई? मैं बस अभी आई। क्या आपने दवाई ली? हाँ, बस अभी लेने वाला था। आप भी ना बिल्कुल अपना ख्याल नहीं रखते। दवाई समय पर नहीं लोगे तो ठीक कैसे होंगे? विनीत मुस्कुराया। तुम हो ना मेरा ख्याल रखने के लिए। सुनैना को तो जैसे सुकून मिल रहा था। तब वह विनीत को दवाई दे देती है। विनीत दवाई खाकर सुनैना को कुछ समय के लिए वहीं बैठने को कहता है, किंतु सुनैना कहती है कि माँ जी गुस्सा होंगी। तब विनीत कहता है कि माँ अभी किसी काम से बाहर गई हैं। तब सुनैना वहीं बैठ जाती है और विनीत से बातें करने लगती है। विनीत भी सुनैना के साथ काफ़ी घुल मिल गया था। विनीत सुनैना से कहता है कि क्या वह उसे पसंद करती है। सब सुनैना शर्म से मुंह नीचे कर लेती है। तब विनीत सुनैना को कहता है कि वह उसे अपनी एक सबसे अच्छी दोस्त के नज़रिए से देखता है। सुनैना के दिल की धड़कन तेज हो रही थी और उसकी आंखें बहुत कुछ बयां कर रही थी। तब विनीत सुनैना से कहता है कि वह किसी और लड़की से प्यार करता है। तब सुनैना का एकदम ख्वाब टूटा। आप झूठ कह रहे हैं ना? नहीं सुनैना, यह सच है कि मैं किसी और लड़की से प्यार करता हूँ, लेकिन बाबूजी ने मेरी शादी जबरदस्ती करवा दी। मैं अब भी उसको भुला नहीं पाया हूँ। सुनैना का तारतम टूट चुका था। उसके हृदय में एक गहरा आघात लगा था और वो चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाई। सुनैना वहां से उठी और भागकर अपने कमरे में चली गई। हे ईश्वर, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? मुश्किल से कोई खुशी मिली थी, वो भी आपसे देखी नहीं गई। मेरा दुर्भाग्य मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। सुनैना घुट घुट कर रोने लगी। आखिर सुनैना भी तो उस व्यक्ति पर दिल लगा बैठी थी जो कि कभी उसका था ही नहीं। अब तो केवल रोने के अलावा कोई चारा शेष नहीं था। नंदा भी घर आ चुकी थी। दीनदयाल भी आज घर पर थे। दीनदयाल नंदा से पूछते, आज बहू नहीं दिखाई दे रही है? पड़ी होगी अपने कमरे में, एसी की हवा जो यहाँ फब रह गई है। नंदा ने तमक कर जवाब दिया, तुम भी ना हमेशा मुंह से जहर उगलती हो। दीनदयाल जी की बात सुनकर नंदा क्रोध से उबल गई। मतलब जहर उगलती हूँ? क्या मैं नागिन हूँ? आप मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? दीनदयाल कहते हैं, अरे मैं तो मजाक कर रहा था। नंदा गुस्से में भरकर आंखें तरेर कर वहां से निकल जाती। फिर नंदा विनीत के कमरे में आई और बोली, क्या हुआ? अभी तो कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। माँ, बहुत खूब, प्रतिक्रिया जरूर आई। कुटिल मुस्कान के साथ नंदा वहां से निकल जाती है और सुनैना के कमरे में झाँक कर देखती है। सुनैना बिस्तर पर पड़ी रो रही थी। सुनैना वहां से निकल सीधे नीचे आ जाती है। घर में अशांति का सा माहौल था। अब सुनैना क्या करेगी? नंदा की आगे कौन सी चाल थी? क्या विनीत भी इस चाल का हिस्सा था? दोस्तों, जानने के लिए कहानी में हमारे बने रहे और कहानी कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं।